इंडिया न्यूज का खास शो लीगली स्पीकिंग और मैं हूं आशीष सिन्हा। लीगली स्पीकिंग में आज हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में अब संवैधानिक संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहीं से सरकार चला रहे हैं। हालांकि बीजेपी उन पर इस्तीफा देने का लगातार दबाव बना रही है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज केंद्र की बीजेपी सरकार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। आज के इस शो में दिल्ली के संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन कैसे, कब और क्यों लगता है, केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या अधिकार हैं और इसको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस कानूनों के पहलुओं पर हम बात करेंगे। क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार चला सकता है या नहीं, इसके कानूनी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और हमारे साथ रणधीर लाल शर्मा जी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आज की ये बहस इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सोमवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी को और हिरासत को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। अब सोमवार को सुनवाई में क्या कुछ निकलेगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सीधे चलेंगे अश्वनी उपाध्याय जी के पास। अश्वनी जी, ये जो पूरा मामला है, अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कानूनी पेचीदगियों में अब उलझता गया है, क्योंकि जांच जो है वो शुरुआती चरण में है, तो ऐसे में राहत मिले इसकी संभावना कम होगी। सोमवार को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने हिरासत को और गिरफ्तारी दोनों को चुनौती दी है, आपको क्या लगता है कि शुरुआती जांच में, शुरुआती इतने दौर में क्या किसी को भी राहत मिलती है क्या? दो बातें आशीष भाई यहाँ पर हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनका जो अरेस्ट है उस अरेस्ट की लीगैलिटी को चैलेंज किया है, और लीगैलिटी चैलेंज करने के 5 बिंदु उन्होंने बनाए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि जो उनके अगेंस्ट मटेरियल है जो कलेक्ट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वो सफिशिएंट नहीं है इस बात के लिए कि उनको अरेस्ट किया जा सके। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो विटनेसेस की स्टेटमेंट है, चाहे वो अप्रूवर हो और चाहे और भी जो विटनेसेस हो, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, अनरिलायबल। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि जो उनकी अरेस्ट है वो जो डायरेक्टरेट जो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पंकज बंसल यूनियन ऑफ इंडिया, उसके कॉन्ट्रेरी है। चौथी बात उन्होंने कहा है कि जो रिमांड ऑर्डर 22 मार्च 2024 का है वो मैकेनिकल और रूटीन मैनर में पास हुआ है, यानी उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। और पांचवा, टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, यानी उनका जो कंडक्ट है नॉन ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन का 6 महीने का, कि 9 संबंध इशू हुआ और जब उनको अरेस्ट किया गया इलेक्शन से ठीक पहले। इन 5 बिंदुओं पर कॉन्करेंट फाइंडिंग है। जो आप सुप्रीम कोर्ट के इतने अच्छे जर्नलिस्ट है, लीगल जर्नलिस्ट आशीष भाई, आप समझेंगे कि 2 कोर्टों की कॉन्करेंट फाइंडिंग है, यानी एक ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग, एक हाई कोर्ट की फाइंडिंग। उन परिस्थितियों में जब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इन 5 बिंदुओं पर एलोबोरेटिव जजमेंट देते हुए कहा कि आपके ये जो 5 बिंदु है वो लीगली टेनेबल नहीं है, उस परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर डिपेंड करेगा, क्या फैक्ट्स उनके पास जाते हैं। परंतु अभी तक की लेकिन अश्वनी भाई, सवाल बड़ा सीधा सा था मेरा कि क्या शुरुआती जांच अगर किसी मामले की हो, खासकर दिल्ली आबकारी नीति का ही हम उदाहरण ले लेते हैं, और जब ये कहा गया हो कि जो सामने वाला शख्स है वो पूरा किंग पिन है, यानी उसी की देख रेख में, निगरानी में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया हो, तो क्या इतनी जल्दी अदालतों से राहत मिलती है क्या? देखिए, वो डिपेंड करता है। मैं फिर वही कहा कि ये विजडम होता है, और खास तौर से देश की सबसे बड़ी अदालत, वो डिपेंड करता है कि वो किन बिंदुओं को कंसीडर करती है। क्या ये जो 5 बिंदु है, किंग पिन कहना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और उतने मटेरियल एविडेंस होना, ये दोनों अदालत की कस्टडी पर खड़े उतरने चाहिए। लेकिन एक बात यहां पर है कि एक ऐसा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि कथित तौर पर शराब पॉलिसी में घोटाला भी हुआ और करप्शन भी आया। कई लोग इसमें, दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर जो थे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिनके जिस कार्यकाल में ये हुआ, वो जेल में हैं। कई जो लिकर माफिया हैं वो जेल में हैं। के कविता इसमें जेल में है, और तमाम जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो जेल में हैं। और ये साफ तौर पर आ गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में कि पैसा दिया गया, और इवन आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें जो है खास तौर से जांच के दायरे में है, और गोवा इलेक्शन में पैसा गया। तो ऐसी परिस्थितियों में कहना बड़ा मुश्किल है कि उनको कोई रिलीफ मिलेगी। और तब भी
जब उन्होंने बेल ना अप्लाई किया हो, वो रिमांड की लीगैलिटी को, अपनी गिरफ्तारी की वैधानिकता को चैलेंज कर रहे हो, और ये कहते हुए कि 9 सम्मन इशू हुए और लेकिन गिरफ्तार कब किया, लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो इस पर भी हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि देखिए 9 सम्मन इशू होना और आपका वहां जाकर कोऑपरेट नहीं करना, ये अपने आप में साबित करता है कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में नॉन कोऑपरेशन और ऐसे केसेस में जिसमें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी प्रीमियम एजेंसी जांच कर रही हो, वो अपने आप में आधार बनता है गिरफ्तारी का। और किंगपिन कहा है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है अदालतों के सामने, खासतौर से ऐसे बातों पर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो बेल या उनको रिलीफ देने को, रिजेक्ट करने को लेकर के। रणधीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, नियम, ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, लेकिन इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हों, चाहे हम चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, या फिर BS येदियुरप्पा की बात कर लें, या फिर हम हेमंत सोरेन की बात कर लें, सभी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। कानून इसको लेकर तो यही कहता है कि ऐसे कुछ नियम नहीं है कि आप सरकार नहीं चला सकते। लेकिन क्या अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो क्या ये पूरा आप घटनाक्रम जो है वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं क्या? सर, ऐसा है कि ये जो पूरा मैटर है, ये एक संवैधानिक मशीनरी की विफलता कहा जाएगा। आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें ये बातें स्पष्ट की गई है कि जो संवैधानिक पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति अगर जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है तो उनकी ड्यूटीज क्या है, और खास करके जो ये पॉलिटिशियंस जो भी लोग होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, उनकी ड्यूटी पीपल के लिए, जो जनता होती है उनके लिए सर्वोपरि होती है। आप देखिएगा, इनकी पार्टी में जितने भी लोग इनके पहले अरेस्ट हुए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो संविधान में ये नहीं है कि कन्विक्शन के पहले किसी भी व्यक्ति को इस्तीफा नहीं करवाया जा सकता, फिर भी संवैधानिक जो इंटेंट है, जो संविधान का जो नियत है, जो बनाया गया है, वो संवैधानिक पदों पे रहने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। नहीं, यहाँ आप रणधीर जी, यहाँ आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, मैं बात कानून की कर रहा हूँ। इन्हीं के एक मंत्री थे सत्येंद्र जैन, मुझे याद है 8.5 महीने तक वो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा था कि क्या सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्री हैं, तब अदालत को बताया गया हाँ, और उसके कुछ दिनों के बाद सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इनके जो, अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें कि कोई भी मंत्री गया हो तुरंत इस्तीफा दिया हो। 8.5 महीने तक सत्येंद्र जैन जी रहे, अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी कब तक रहेंगे। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, नैतिकता की नहीं। मैं कानून में, देखिए, कानून में ये इनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि ये रिजाइन करें, पहली बात। लेकिन जो वर्क है, जो संवैधानिक, मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 356 इज वेरी क्लियर कि जो संवैधानिक, इस ये जो स्थिति चल रहा है, जो अभी चल रहा है, वो एक संवैधानिक विफलता माना जाएगा। और इसको जो है सो कि अगर जो ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि जेल से रहकर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, एंड सीएम इज द हेड ऑफ अ स्टेट। आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करें तो ये संवैधानिक एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आ गई है। मिनिस्टर का जाना और चीफ मिनिस्टर के वर्कों में बहुत फर्क होता है। सर, मिनिस्टर किसी एक स्पेसिफिक विभाग का एक कार्यकारिणी का हेड होता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव के, और इसको एक संवैधानिक विफलता कहा जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, रिजाइन नहीं करवाया जा सकता, लेकिन विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की अनुशंसा की जा सकती है। मैं अश्वनी जी आपके पास आना चाहूंगा। पिछला अगर हम घटनाक्रम देखें, कुछ दिनों पहले आपको ध्यान में होगा कि उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार को एक नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने दिल्ली सरकार के अधिकार, जो मेंबरान हैं, यानी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ बैठक करनी चाहिए। दिल्ली में आने वाले समय में कई इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, पानी है, बिजली है, इस संकट पर बात करने की कोशिश की। लेकिन उनमें से कोई भी जो सदस्य है, यानी मंत्री साहब हैं, वो इस मीटिंग में नहीं आए। तो क्या ये मान के चले कि एक जो पटकथा है, इसी बहाने से ही सही, वो लिखनी शुरू हो गई है, अगर अरविंद केजरीवाल को जल्दी कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो?
मिनिस्टर्स अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो पटकथा नहीं होगा, वो सरकार की संवैधानिक विफलता होगी। उसको फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहेंगे। कोई मिनिस्टर अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो उसको किसी पटकथा का नाम देना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। वो आर्टिकल 239 ए जो भारत के संविधान का है, जो दिल्ली के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, और आर्टिकल 239 ए भी एलजी को पावर देता है कि अगर सरकार संवैधानिक रूप से असफल होती है और सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाती है तो वो जो है रिकमेंड कर सकते हैं उस जगह पर प्रेसिडेंट रूल के लिए तमाम कारणों के साथ। देव जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली आपके ऊपर जो फोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन आपको सरकार चलाने के लिए बाहर होना चाहिए। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि जो कैबिनेट का हेड है वो बाहर हो, जनता से मिले, अधिकारियों से मिले, चुने हुए प्रतिनिधियों से मिले, और गुड गवर्नेंस के लिए स्टेट के बेनिफिट्स में डिसीजन ले। संविधान में आशीष भाई जस्ट एक 20 सेकंड और जी, संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पेसिफिक प्रोविजन मानते हैं कि नहीं दिया उन्होंने, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को ये था कि अगर हमने स्पेसिफिक प्रोविजन दिया, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी, अगर लिखा कि रिजाइन करना जरूरी होगा, जैसे ही आरोप आपके ऊपर लगेंगे तो कुछ न कुछ उसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बड़ी बात। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तहत अब हम तमाम दृष्टांत देखें, वो दृष्टांत ये कहते हैं कि नाम आया और रिजाइन किया, तो रिजाइन किया यानी आपने दूसरे को दे दिया। नंबर 2, आपको संविधान नहीं कहता है रिजाइन करने के लिए, लीगल लोकल लॉज आपको प्रोहिबिट करते हैं जेल के अंदर से सरकार चलाने के लिए। रूल 1345 और रूल 1349 जो ये कहता है कि आपकी हर एक मीटिंग, आपका हर एक ऑर्डर हैज टू बी काउंटर साइंड बाय द जेल सुपरिटेंडेंट। अब मान लीजिए 10 सेकंड और कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट का हेड होने के नाते फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग ली, देन व्हाट विल हैपन टू योर सिग्नेचर्स? आप सिग्नेचर करेंगे तो आपका सिग्नेचर आप ही कहते हैं प्रोटोकॉल में नीचे रहने वाला जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो काउंटर साइन करेगा। फिर आप अगर मान लीजिए आपने कोई गोपनीय डिसीजन लिया, कोई सीक्रेट डिसीजन लिया, वो पब्लिक हो। ये सब जो आपको संविधान नहीं मांगता लेकिन प्रोपराइटी डिमांड करती है कि आप देश से सरकार नहीं चला सकती। जी नहीं, एक सवाल रणधीर जी, अश्विनी जी बड़ा सही जिक्र कर रहे हैं कि साइन तो वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट के भी लगने वाले हैं, तो क्या वाकई जेल से सरकार चलाना मुमकिन हो पाएगा? जो बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कह रहे हैं, जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम सरकार जेल से चलाएंगे, तो क्या यह संभव है क्या? सर, संविधान में क्लियरली लिखा गया है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर जो सरकार नहीं चलाती है, आप सर ये बहुत ही क्लियर लिखा गया है, आर्टिकल 356 इज वेरी क्लियर कि प्रेसिडेंट रूल कब आता है। ये संवैधानिक विफलता है, ये एक इमरजेंसी है। गवर्नमेंट हैज फेल्ड बिकॉज सीएम इज इन द जेल। इससे बड़ी विफलता और इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के लिए जब एलजी साहब भेजेंगे तो ये समय बहुत ही नजदीक आ गया। ये रिजाइन करें या ना करें, ये जिस मोड़ पे लीगलिटी में जा रहा है, रिजाइन नहीं करवाना है, फोर्स नहीं करना है until he has been convicted, but president rule can be enforced as per the article, because the पूरा जो इंग्रेडिएंट्स है संविधान के, जो उसके गोल्डन प्रिंसिपल है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर जो शासन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रही है, शासन वर्ड लिखा हुआ है, आप उसको कोई भी पार्टी का व्यक्ति पढ़ सकता है। रणधीर जी, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, एक सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था एसआर बोमई, तो क्या एसआर बोमई जो केस है जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो आपको सरकार बनाने की हर मुमकिन कोशिश जो है उन राज्यपाल को करनी चाहिए, तो क्या एसआर बोमई केस की इस पूरे मामले में क्या एंट्री हो सकती है भविष्य में अगर वो कोर्ट में जाते हैं, तो अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो? सर, ऐसा है कि अभी तो पहले रिकमेंडेशन की बात हो रही है, अभी तो इनके पास एक सफिशिएंट, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन ओनली द रिकमेंडेशन इज सफिशिएंट।
अभी जो जजमेंट है उसका जो इंटेंट है वो वहां पे एक सब्स्टिट्यूट की बात की गई थी। आप देखेंगे उस जजमेंट में दिया गया था कि वैकल्पिक रूप से हाँ। सरकार मतलब पब्लिक को वैकल्पिक रूप से एक सरकार एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए। सर ये हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। एज ए लीगल पर्सन जो आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट रूल कब अप्लाई होता है, प्रेसिडेंट रूल के प्रोसीजर क्या है, और जो ये विफलता है, बिकॉज दिस इज द फेल्यूर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, they are not telling about ki how they will perform the administrative duties which they supposed to do। नहीं, लेकिन क्या इसकी कोई समय सीमा भी है क्या? कितने समय तक वेट करेगी? मतलब अगर रिकमेंडेशन देते हैं राज्यपाल, कितने समय तक वेट करेंगे? क्या इसकी कोई समय सीमा भी है क्या? इसमें इसको जो है 2 मंथ का टाइम होता है। 2 मंथ के बाद इसमें संसदीय जो मंजूरी होती है कैबिनेट के बाद इसको संसदीय मंजूरी होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल आता है। अभी इन लोगों ने अभी ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास जो है सो 2 मंथ का और भी टाइम है, ये खुद ही आप देखिएगा, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने हर एक बार जो भी आप एक सिटिंग सीएम का हवाला अभी जस्टिस कांता मैडम ने जो अभी सर ने बताया, उसमें 4 बातों को क्वेश्चन कोट किया गया था 106 पेज के बेल ऑर्डर में। ऑर्डर में ये सबसे पॉइंटर आउट किया गया कि क्या ये अरेस्ट इलीगल था, नहीं था, क्या ईडी के पास कोई मटेरियल इन पोजीशन में थे या नहीं थे, क्या पीएमएलए एक्ट पे जो बातें कही गई वो पीएमएलए अप्लाई किया या नहीं किया। ये सारी बातों को 106 पेजों में डिटेल्ड ऑर्डर किया गया है, और माननीय न्यायालय ने ये बताया है कि दिस इज नॉट द केस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अरविंद केजरीवाल, दिस इज द केस बिटवीन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड अरविंद केजरीवाल। और सर आप संविधान की बातें करते हैं, कोई भी व्यक्ति संविधान को मानना सब व्यक्तियों का एक नैतिक और जिम्मेवारी भी है। संविधान में संवैधानिक अधिकार करने वाले व्यक्तियों को, मानने वालों को संवैधानिक जिम्मेदारियां भी संविधान में दी गई है। तो संवैधानिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको सबसे पहले देखना चाहिए। मेन वही है, संवैधानिक जिम्मेदारियों को पहले देखना चाहिए। अश्वनी जी, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ जो उनकी आर्गुमेंट है या फिर बहस है कि एक भी पैसा जो है वो कहीं से बरामद नहीं किया गया, आरोप करोड़ों रुपए के लगाए गए लेकिन पैसा तो 1 रुपया भी नहीं मिला। एक 1990 के दशक का केस है अर्जुन सिंह वाला, वो भी लीकर पॉलिसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन बरामद नहीं हुआ था। दरअसल वो पूरा मामला क्या है वो एक बार दर्शकों को समझाइएगा, और कोर्ट की फाइंडिंग क्या रही? देखिए, जब अप्रैल 1984 में माननीय अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो 1986 में 84 से 86 के बीच उन्होंने क्या किया कि लिकर पॉलिसी ये लेकर आए कि 1 अप्रैल 1986 से एक लिकर पॉलिसी आएगी, और जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है लिकर गवर्नमेंट लैंड पर, उनको नए प्लांट इंस्टॉल करेंगे। और इसलिए फरवरी 1985 में उन्होंने लेटर्स इशू किया 7 जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस थे उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, डिस्टिलरीज आप वहां पर कंस्ट्रक्ट करिए, और 5 ईयर लाइसेंस उनको मैन्युफैक्चर के लिए दिया कि आप 1 अप्रैल 1986 से जो है 5 साल तक यहाँ पर लिकर करेंगे। तो जो मेन सप्लायर था वहां पर एक सागर अग्रवाल था जबलपुर का, उसको उन्होंने दिया, मतलब उसने पिटीशन फाइल किया, उसको अपॉर्चुनिटी बिडिंग की नहीं दी गई, तो स्टैब्लिश नहीं कर पाए न्यू डिस्टिलरीज। तो यानी कुल मिलाकर वो उसका फंडामेंटल राइट जो कॉन्ट्रैक्ट करने था गवर्नमेंट से, वो वायलेट हुआ। वहां भी इसी तरह करप्शन की बात आई, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस JS वर्मा, उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और जस्टिस BM लॉल ने ना सिर्फ वो लिकर पॉलिसी रिजेक्ट किया, जबकि उन्होंने वहां पर स्ट्रक्चर्स भी पास किया, और स्ट्रक्चर्स पास करते हुए 19 पेज के जजमेंट में जस्टिस BM लाल ने शुरू किया कहते हुए कि अल्टीमेट कंक्लूजन जो है वो ये है कि इसमें 56 करोड़ रुपए पहले 5 साल में जो इनकर करने की बात हुई थी, उसमें प्रॉपर और कॉन्क्रीट आंसर गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो प्राइवेट ट्रीटी एग्रीमेंट है। माने वो जो उसमें कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि ये पूरा करप्शन है, और इसीलिए जस्टिस लॉल ने जो गवर्नमेंट की ऑनेस्टी थी उस न्यू पॉलिसी को लेकर के, वो उस पर उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया, और बड़े सीरियस कमेंट उन्होंने किया। जस्टिस लॉल ने कहा कि द ट्रुथ ऑफ करप्शन इज स्पीकिंग आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स, रेफरिंग टू द न्यू पॉलिसी एज ए डिसेप्टिव,
जस्टिस लाल ने कहा कि दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन एंड इरेगुलरिटीज इन द लिकर पॉलिसी शुड बी डेल्ट विथ फॉर्मली बिकॉज दे आर द डेमन्स ऑफ द सोसाइटी। और उसके बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर्स थे उन्होंने अर्जुन सिंह जी के डिसिग्नेशन की बात की, और उसके बाद अर्जुन सिंह जी गवर्नर पंजाब, इसमें आलोक मेहता साहब, पद्मश्री डॉक्टर आलोक मेहता जी का आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे द संडे गार्डियन में, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एलोबोरेट किया है किस तरह से दिग्विजय सिंह जी के समय पर, अर्जुन सिंह जी के समय पर सेम तरह की लिकर पॉलिसीज आई जिसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आया, लेकिन उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी वो ऊपर हुआ करती थी, तो नाम आते ही लोग रिजाइन कर देते थे। अब एक नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि हमें संविधान नहीं कहता है रिजाइन करने के लिए, यानी आगे वाले दिनों में अपराध पर नाम आएगा भी, अपराधी आरोपी होंगे भी, तब भी रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देगा। अभी आपने एग्जांपल दिया किसका, आपने येदुरप्पा का दिया, आपने जयललिता का दिया, आपने हेमंत सोरेन का एग्जांपल दिया, आपने उमा भारती की बात हम कर लेते हैं, और लालू यादव की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे लोगों ने रिजाइन किया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल सेट हो गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं किया था। कोर्ट ने कहा भाई ये तो decision है, constitutional does not explicitly provide that somebody has to resign if his name figures in any corruption case। तो ये एग्जांपल अगर सेट करना है तो गुड गवर्नेंस के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस लीगल ऑब्लिगेशन है उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको आना पड़ेगा। हम आ जाते हैं, थोड़ा सा और 30 सेकंड का समय लूंगा। प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म जो है ना वो भारत के संविधान का मूल रूप, और इसीलिए सरकारिया कमीशन में जिसकी एसआर बोमोई की आपने बात की, एसआर बोमोई केस दो बातें कहता है। एक तो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, दूसरा कहता है कि मिसयूज नहीं होना चाहिए आर्टिकल 356 का। यहां वैसी स्थिति मिसयूज की बात नहीं है, यहां तो somebody is inside the jail, कोर्ट उसकी अरेस्ट को अभी तक लीगल मान रही है, इलीगल टर्म नहीं किया, और उसकी ऑब्लिगेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए चाहिए, गुड गवर्नेंस के लिए चाहिए, पब्लिक कॉज के लिए चाहिए, ताकि जनता के हित में बेनिफिशियल डिसीजंस लिया जा सके। और वहां लीगल मैनुअल लोकल लॉ प्रोहिबिट करता है सब करने में अल्टीमेट। और आपके पास फ्लोर पे आपके पास तमाम मेजॉरिटी है, जैसा बोमोई केस के डिफरेंट था, वहां पर मेजॉरिटी नहीं थी, यहाँ आपके पास तमाम मेजॉरिटी है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास लोग होते हुए, कॉम्पिटेंस होते हुए, विधायक होते हुए आप रिजाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस मुद्दे पर फेल हो रहे हैं। ये बड़ा विषय है। लेकिन रणधीर जी, मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को अगर आने वाले समय में राहत नहीं मिलती है, वो पद पे बने रहते हैं, तो एक गलत नजीर मुझे लगता है, क्या ऐसा लगता है कि गलत नजीर जनता के बीच में चली जाएगी? सर ये गलत, इसको गलत नहीं कहा जाएगा, ये एक अपराध होगा, क्योंकि जनता के चुने गए हुए लोग पे एक संवैधानिक दायित्व होता है। आप देखेंगे कि जब ये एक्साइज पॉलिसी आई सर, इस पॉलिसी जो आज ये सारे लोग, कोई भी पर्सन ये बोल रहा है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो ऐसा होता तो ये इंक्वायरी सेट ही नहीं होती, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप हुई है 2021 में, ये लेके आया एक्साइज पॉलिसी, इन्होंने उस पॉलिसी को वापस ले लिया और विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अगर जो ऐसी कोई भी इरेगुलरिटी नहीं थी और ऐसा कोई भी स्कैम नहीं था तो इनको उसी समय आना चाहिए था। और आप एक स्टेट को हेड करते हैं और आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ईडी के सम्मन जब 9 बार दिए गए, 6 महीने का टाइम दिया गया, जो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने ओपिनियन दिया है कि 6 बार सम्मन, 9 बार सम्मन, आपको 6 महीने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इनके जो अंडर ट्रायल अभी जो चार्जशीट फाइल हैं, जो को एक्यूज्ड हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो इनके पहले गए हुए हैं, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिले करने का भी इनको दिया गया कि आपके चलते इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो रही है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी के जजमेंट में ईडी ने बोला था, आपको याद होगा सर, कि सुप्रीम कोर्ट में कि 6 से 8 महीने तक में हम ट्रायल कंक्लूड कर देंगे। ये इन बातों को नहीं बता रहे हैं कि अगर जो ये कोई ऐसी बात नहीं है तो जो स्कैम, जो ये आरोप है, जो एलिगेशन है, वो 6-8 महीने में कंक्लूड होना था। और उस हिसाब से अभी ये जब सम्मन आया, जब फर्स्ट सम्मन आया, उनको 6 महीने का टाइम मिला। और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि जब ये सम्मन गया
तो इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाया। जो संविधान की बात कर रहे हैं, उस संविधान के उस अनुच्छेद का पालन और उस अनुच्छेद के लिए कोर्ट नहीं गए। आज भी ये अपने बेल के लिए नहीं गए, ये गए कि मेरा अरेस्ट इलीगल है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके कंडक्ट के कारण पूरी जगह पे, चाहे इनके पार्टी के ही लोग जो जेल में हैं, वो इनकार्सिनेशन झेल रहे हैं। तो ये शुरुआत में मुझे लगता है कि रणधीर जी, जो खामियां हो गई, जो गलतियां हो गई, अगर शुरुआत के ही समन में अरविंद केजरीवाल चले जाते, ईडी के सामने जांच में सहयोग करते, या फिर एंटीसिपेटरी बेल ले लेते, या फिर अगर इस मामले में देखा जाए जहां पर उन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है, उसे ना देते, क्योंकि प्री मेच्योर स्टेज पे ही चुनौती दे दी। एक तरफ आप ये कहते हैं, जब दूसरी बार आप पेश होते हैं कि अगर जितने दिनों की चाहे ईडी मेरी रिमांड ले ले, फिर आप कहते हैं जितने दिनों की चाहे जेसी भेज दे, और उसके बाद उसी को चुनौती देना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रहा। एक छवि मजबूत अरविंद केजरीवाल की उभर कर आई थी कि नहीं, आप जितने दिनों के लिए चाहे रिमांड में भेज दो। मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ी सी खामी रह गई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, क्योंकि समय की कमी है। रणधीर जी आपका और अश्विनी जी आपका, लेकिन इंतजार सोमवार को रहेगा। सोमवार को इसलिए क्योंकि सोमवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। सुनवाई बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत दोनों को चुनौती दी है। अब देखना यह होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो राहत दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को दोपहर 3 बजे फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।